नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं परवीन शेख। इस बुलेटिन में आज बात होगी चुनावी वादों पर मुश्किल में फंसते राजनीतिक दलों की। योगी की सीएम उम्मीदवारी पर संतों के विरोध की, जानेंगे क्यों यूपी चुनावों से पहले कांग्रेस से बागी हुए आरपीएन सिंह। चुनावों में वोटिंग को लेकर क्या कहा राहुल गांधी ने। बात करेंगे बीजेपी और सपा पर मायावती के निशाने की, कर्नाटक बीजेपी की बढ़ती मुश्किलों की और बुलेटिन के आखिर में बात संसद सत्र की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा को परम विशिष्ट सेवा मेडल, 384 लोगों को वीरता पुरस्कार का ऐलान, 12 शौर्य चक्र, 29 परम विशिष्ट सेवा मेडल, 4 उत्तम युद्ध सेवा मेडल, 53 अति विशिष्ट सेवा मेडल, 13 युद्ध सेवा मेडल भी शामिल। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने जारी किया डेटा, मोदी राज में नहीं रुका भ्रष्टाचार, 180 देशों की लिस्ट में भारत को मिला 85वां स्थान। यूपी में तेज हुई सियासत, चंद्रशेखर ने भरी हुंकार, बोले यूपी में ना तो राम राज्य ना ही योगी राम, गोरखपुर में बदलाव तय। शेयर बाजार में थमा गिरावट का दौर, सेंसेक्स 366 अंकों की बढ़त के साथ 57,858 अंकों पर हुआ बंद, तो वहीं 128 अंकों की बढ़त के साथ 17,277 अंकों पर बंद हुआ निफ्टी। सुर्खियों के बाद बात आज की सबसे बड़ी खबर की। चुनाव आते ही राजनीतिक पार्टियां आम जनता से बड़े बड़े वादे कर वोट बटोरने की जुगत में लग जाती हैं। वादे मुफ्त सुविधाओं को बांटने से लेकर मुफ्त सामान के लिए होते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट इस पर सख्त हो गया है। देश की सबसे बड़ी अदालत ने इसे लेकर केंद्र सरकार और चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर दिया है और 4 हफ्तों के अंदर जवाब मांगा है। देखते हैं क्या है पूरी खबर। चुनाव प्रचार के दौरान राजनीतिक पार्टियां आम लोगों से ज्यादा वादे करती हैं, जिसमें से कुछ वादे मुफ्त में सुविधाएं या दूसरी चीजें बांटने को लेकर होते हैं। अब इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट सख्त हो गया है। देश की सबसे बड़ी अदालत ने इसे लेकर केंद्र सरकार और चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया है और 4 हफ्तों में जवाब मांगा है। चुनाव से पहले वोटरों को लुभाने के लिए मुफ्त उपहार बांटने और गैरवाजिब वादे करने वाली पार्टियों की मान्यता रद्द करने की अश्विनी उपाध्याय की मांग पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने माना कि ये गंभीर मसला है, चुनाव को प्रभावित करता है, लेकिन अदालत इसमें सीधे दखल नहीं दे सकती। हमने चुनाव आयोग को गाइडलाइन बनाने को कहा, लेकिन उसने महज एक मीटिंग की जिसका नतीजा भी हमें पता नहीं है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दाखिल की गई थी, जिसमें ऐसे राजनीतिक दलों के रजिस्ट्रेशन रद्द करने और उनके चुनाव चिन्ह जब्त करने की मांग की गई है, जो मतदाताओं को मुफ्त में सुविधाएं देने के लुभावने वादे करते हैं। इस याचिका में कहा गया है कि राजनीतिक लाभ लेने के लिए पब्लिक फंड से चुनाव से पहले वोटरों को लुभाने के लिए मुफ्त उपहार देने का वादा करने या मुफ्त उपहार बांटना स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के खिलाफ होता है। ये मतदाताओं को प्रभावित करता है। सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी कर पूछा है कि क्या मुफ्त घोषणाएं करने वाली पार्टियों का रजिस्ट्रेशन रद्द किया जा सकता है, उनका चुनावी चिन्ह भी जब्त किया जा सकता है। चुनावों में वादे पहले भी होते थे, लेकिन अब राजनीति में फ्री उपहार देना भी चुनावी वादों में शामिल हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने अगर इस पर रोक लगाई तो राजनीतिक दलों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। वैसे इस वक्त सबसे ज्यादा मुश्किल में बीजेपी के सामने यहाँ पर दिखाई दे रही हैं, क्योंकि योगी आदित्यनाथ का विरोध अब साधु संत भी करने लगे हैं। अयोध्या में राम मंदिर के पुजारी के बाद अब मथुरा के संतों ने भी योगी की सीएम उम्मीदवारी पर सवाल खड़े कर दिए हैं। संत महंत हो सकता है, लेकिन राजा नहीं, संत सरकार नहीं चला सकता। योगी आदित्यनाथ को लेकर ये तंज स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने कसा है। अविमुक्तेश्वरानंद का मथुरा के आसपास के क्षेत्र में जबरदस्त असर माना जाता है। वो शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के प्रतिनिधि भी हैं। योगी आदित्यनाथ को लेकर उन्होंने कहा कि व्यक्ति जब संवैधानिक पद पर बैठता है तो उसे धर्मनिरपेक्षता की शपथ लेनी पड़ती है। ऐसे में वह व्यक्ति धार्मिक कैसे रह सकता है? व्यक्ति एक साथ 2 शपथ नहीं निभा सकता। एक संत महंत हो सकता है, लेकिन वो मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री नहीं हो सकता। इसलिए योगी या तो महंत हो सकते हैं या फिर मुख्यमंत्री। उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है, तो इससे साफ है कि योगी महंत नहीं है। विधानसभा चुनावों को लेकर अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि जनता सही लोगों तथा सही पार्टी को चुने, जिससे कि उसे सरकार बनने के बाद पछताना नहीं पड़े। जैसा कि अभी तक देखा जा रहा है कि बहुत से लोग पश्चाताप की बात कर रहे हैं कि उनसे गलती हो गई। जो चुनाव सामने है, कम से कम उसमें वैसी गलती ना करें। इससे पहले अयोध्या में राम मंदिर के मुख्य पुरोहित आचार्य सत्येंद्र दास ने कहा था
कि अच्छा हुआ योगी अयोध्या से चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। वो यहाँ से चुनाव लड़ते तो उनका जबरदस्त विरोध होता और हार के डर से ही योगी आदित्यनाथ अयोध्या छोड़ गोरखपुर से चुनाव लड़ रहे हैं। संत महंत हो सकता है लेकिन सीएम नहीं। हिंदुत्व के प्रचार की शपथ और धर्मनिरपेक्षता की शपथ एक साथ नहीं ली जा सकती। ऐसे में योगी को एक रास्ता चुनना चाहिए। योगी के सामने मुश्किलें बहुत हैं और इस मुश्किल के बीच उन्हें साथ मिला है कांग्रेस के नेता आरपीएन सिंह का, जो कांग्रेस छोड़ आज बीजेपी में शामिल हो गए। तो क्यों बीजेपी में आए आरपीएन सिंह, देखते हैं ये रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में इस वक्त सियासी पारा गरमाया हुआ है। सभी पार्टियां इस वक्त दूसरी पार्टी में सेंधमारी करने की कोशिशों में लगी हुई हैं। उसी कड़ी में सपा के बाद अब सत्ताधारी पार्टी बीजेपी ने कांग्रेस को आज बड़ा झटका दे दिया है। दरअसल कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री आरपीएन सिंह मंगलवार को बीजेपी में शामिल हो गए। मंगलवार को ही उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया और कुछ घंटों के भीतर ही वो बीजेपी में शामिल हो गए। आपको बता दें कि कुंवर रतनजीत प्रताप नारायण सिंह पडरौना राजघराने के राजा हैं। आरपीएन कुछ दिनों से कांग्रेस की गतिविधियों में सक्रियता नहीं दिखा रहे थे और तभी से अनुमान लगाया जा रहा था कि वो पार्टी छोड़कर भाजपा में शामिल हो सकते हैं। यूपीए 2 सरकार में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के रूप में काम कर चुके आरपीएन अभी झारखंड के कांग्रेस प्रभारी थे। आरपीएन 1996 से 2009 तक पडरौना से कांग्रेस के विधायक रहे। 2009 में वो कुशीनगर सीट से लोकसभा सांसद चुने गए और केंद्र में मंत्री बने। दावा किया जा रहा है कि आरपीएन को अपने पाले में लाकर बीजेपी ने एक तीर से कई निशाने साधे हैं। ये कांग्रेस पार्टी के लिए जितना बड़ा झटका है, उतनी ही चिंता समाजवादी पार्टी की भी बढ़ सकती है। वहीं दूसरी तरफ आरपीएन सिंह के पार्टी छोड़ने के बाद अब उन पर निशाना साधा जा रहा है। पार्टी प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने आरपीएन सिंह को कायर करार दिया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस पार्टी जिस लड़ाई को लड़ रही है ये बहुत मुश्किल है। इसे साहस, वीरता, बहादुरी से ही लड़ सकते हैं, क्योंकि ये लड़ाई दमनकारी सरकार, उनके अहंकार एजेंसियों से लड़ रहे हैं। इसे लड़ने के लिए बूता चाहिए। प्रियंका जी जैसा कहती हैं कि कायर इस लड़ाई को नहीं लड़ सकते हैं। शायद उनको पता चलेगा कि लड़ाई शिद्दत से लड़नी चाहिए। श्रीनेत के अलावा झारखंड कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद ने भी आरपीएन सिंह पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने ट्वीट करके कहा कि पूर्व केंद्रीय मंत्री बीजेपी के साथ मिली भगत कर 1 साल से अधिक समय से झारखंड की सरकार को गिराने की कोशिश कर रहे थे। खैर, अब यूपी में बीजेपी ने बड़ा दांव तो चल दिया है, लेकिन ये कितना फायदेमंद साबित होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आरपीएन के सहारे बीजेपी स्वामी प्रसाद मौर्य को घेरने की कोशिश करेगी। मौर्य भी इसके लिए तैयार दिख रहे हैं। अगर दोनों का विधानसभा चुनावों में मुकाबला होता है तो देखना है कि जनता किसे वोट देकर जिताती है। आज नेशनल वोटर्स डे पर भी इस दौरान कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने मोदी सरकार को आड़े हाथों लेते हुए जनता से वोट देने की अपील भी की है। तो क्या कहा राहुल गांधी ने, देखते हैं इस रिपोर्ट में। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है वैसे वैसे सरगर्मियां बढ़ती जा रही हैं। उत्तर प्रदेश से लेकर उत्तराखंड, पंजाब से लेकर गोवा और मणिपुर तक सियासी पारा आसमान छू रहा है। राजनीतिक दल एक दूसरे को पछाड़ने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। जहां पीएम मोदी से लेकर सीएम योगी तक कांग्रेस पर हमलावर है, तो वहीं राहुल गांधी से लेकर प्रियंका गांधी तक बीजेपी की चौतरफा घेराबंदी कर रहे हैं। आज नेशनल वोटर्स डे पर कांग्रेस सांसद ने मोदी सरकार को जमकर आड़े हाथों लिया। उन्होंने ट्वीट करके लिखा है कि लोकतंत्र यानी असहमति, लोकतंत्र यानी शांतिपूर्ण विरोध, लोकतंत्र यानी सामाजिक समानता, लोकतंत्र यानी आपका वोट। वोट दें ताकि कोई आपके अधिकारों का गला ना घोट दे। राहुल गांधी ने अपने बयान में आज एक बार फिर मोदी सरकार को लोकतंत्र का पाठ पढ़ाया है। वैसे ये कोई पहला मौका नहीं है जब कांग्रेस सांसद सरकार पर बरसे हों। इससे पहले भी वो गरीब की आवाज उठा चुके हैं। उन्होंने कहा था कि देश में 4 करोड़ से ज्यादा लोगों को गरीबी में धकेला गया है। इस दौरान सिर्फ हमारे 2 किले विकास किया गया है। उन्होंने #BJP फेल इंडिया का इस्तेमाल करते हुए कहा कि इन 4 करोड़ में हर एक वास्तविक व्यक्ति है, न सिर्फ एक संख्या है। इन 4 करोड़ में से हर कोई बेहतरी का हकदार है। इन 4 करोड़ में से हर कोई भारत है। अब जब मोदी सरकार देश की जनता के अधिकार छीनेगी तो विपक्ष तो सरकार पर बरसेगा ही, लेकिन राहुल ने आज जनता से भी सच्चाई का साथ देने की अपील की। तो सभी को वोट डालना चाहिए ताकि अच्छी सरकार का चुनाव हो सके। इस समय 5 राज्यों में चुनाव भी चल रहे हैं। 2 हफ्तों के बाद वोटिंग प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। सभी की नजरें यूपी पर टिकी हैं।
यूपी में बीजेपी और सपा के बीच टक्कर मानी जा रही है, लेकिन बीएसपी भी पूरी ताकत से अब चुनाव मैदान में उतर चुकी है। बीएसपी चीफ मायावती आगरा से अपने चुनाव अभियान की शुरुआत कर रही हैं, लेकिन उससे पहले उन्होंने बीजेपी और सपा पर जमकर निशाना साधा। तो क्या कहा मायावती ने, देखते हैं इस रिपोर्ट में। चुनाव प्रचार में बीएसपी की खामोशी को लेकर सपा और कांग्रेस कई बार सवाल खड़े कर चुके हैं, क्योंकि फिलहाल बीएसपी प्रदेश में कहीं नजर नहीं आ रही है, जिस पर बीएसपी की अध्यक्ष मायावती ने उत्तर प्रदेश की बीजेपी और मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी को आड़े हाथों लिया है। मायावती ने सपा और बीजेपी पर राजनीति का अपराधीकरण करने का आरोप लगाया है। साथ ही ये भी कहा है कि प्रदेश को जंगल राज में धकेलने के बाद भी इनकी जुमलेबाजी जारी है। हालांकि इसके जवाब में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्षी दलों पर सत्ता में रहते हुए खुद कोई काम किए बिना सिर्फ चुनाव के वक्त तोहमत जड़ने का आरोप लगाया। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर मायावती ने मंगलवार को अपने विरोधी दल बीजेपी पर जुमलेबाजी करने और सपा पर अराजक तत्वों को संरक्षण देने का आरोप लगाया। सपा और बीजेपी का नाम लिए बिना उन्होंने ट्विटर पर कहा है, बीएसपी को छोड़ सभी पार्टियों की सरकारें राजनीति के अपराधीकरण व अपराध के राजनीतिकरण, कानून के साथ खिलवाड़ और अपनी पार्टी के गुंडों और माफियाओं को संरक्षण आदि से यूपी को जंगल राज में धकेल इसे गरीब व पिछड़ा बनाए रखकर जनता को त्रस्त करने की दोषी हैं, लेकिन इनकी जुमलेबाजी जारी है। इसके कुछ समय बाद ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी पलटवार कर सपा और बीएसपी का नाम लिए बिना ही कहा है कि विपक्षी दल जब सत्ता में होते हैं तब कोई काम नहीं करते और चुनाव आने पर आरोपों के तीर चलाने लगते हैं। योगी ने ट्वीट करके तंज कसा, एक कहावत है, करे न धरे तरकस पहने फिरे, पूरे विपक्ष का यही हाल है, सत्ता में रहें तो कुछ करा न धरा, अब चुनाव के समय सब तरकस पहने फिर रहे हैं। ट्विटर पर छिड़ी इस जुबानी जंग पर अखिलेश ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन इस वक्त ट्विटर जरूर इन पार्टियों का चुनावी अखाड़ा बन चुका है। मायावती का दावा है कि बीएसपी शासनकाल में सबसे अच्छी कानून व्यवस्था थी और विकास भी सबसे ज्यादा हुआ, लेकिन चुनावों से पहले सबसे ज्यादा दल बदल बीएसपी नेताओं ने ही किया है। बीएसपी के अधिकांश विधायक सपा में चले गए हैं। आमतौर पर चुनावों से पहले इस तरह के दल बदल देखे जाते हैं। जो दल सत्ता के करीब जाता दिखता है उसमें शामिल होने के लिए नेताओं में होड़ लग जाती है और इसे लेकर अभी से बीजेपी डरी हुई नजर आ रही है, खास तौर पर कर्नाटक में। बीजेपी शासित सभी राज्यों में पार्टी के अंदर हलचल मची हुई है। हालांकि पार्टी की तरफ से इस हलचल को थामने की कोशिश बार बार की जा रही है। अब इसी बीच कर्नाटक से एक ऐसी खबर सामने आई है जिससे बीजेपी की टेंशन बढ़ना तय है। कर्नाटक में विधायकों की बगावत को देखते हुए बीजेपी ने कुछ महीने पहले सीएम भी बदल दिया था, फिर भी पार्टी के अंदर उथल पुथल बनी हुई है। दरअसल दावा किया जा रहा है कि पार्टी के कुछ विधायक और मंत्री कांग्रेस के संपर्क में है और इस बात का खुलासा किया है कर्नाटक बीजेपी के विधायक बसंत गौड़ा पाटिल यत्नाल ने। उन्होंने कहा कि इन नेताओं में खासकर वो शामिल हैं जिन्होंने दूसरी पार्टी छोड़कर भाजपा का दामन थामा है। यत्नाल ने कहा कि 2023 में जब राज्य विधानसभा चुनाव का ऐलान होगा तब ये नेता पाला बदल लेंगे। उन्होंने कहा कि कई लोग डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया के घर के चक्कर लगा रहे हैं। उनके इन दावों पर मोहर लगाते हुए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया ने कहा कि भाजपा और जदएस के कई नेता उनके संपर्क में हैं, लेकिन वे इसका ब्यौरा नहीं देंगे। खास बात है कि कैबिनेट में फेरबदल के लिए दबाव डालते हुए यत्नाल समेत कई विधायक सीएम बसवराज बोम्मई से भी मिले थे। उनकी मांग कैबिनेट के विस्तार की थी। दावा किया जा रहा है कि ये लोग खुद के लिए मंत्री पद की मांग कर रहे हैं। इन लोगों का कहना है कि अगर उन्हें मंत्री पद नहीं दिया गया तो पार्टी को इसका नुकसान होगा। इन दावों से साफ है कि पार्टी के अंदर सब कुछ ठीक नहीं है। ऐसे में पार्टी आलाकमान क्या फैसला लेते हैं ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि अगर फेरबदल हुआ तो बीजेपी को भारी नुकसान हो सकता है और कांग्रेस को फायदा होगा, जिसका एक नमूना उपचुनावों में भी देखने को मिला था। और बुलेटिन के आखिर में बात संसद के बजट सत्र की। संसद के बजट सत्र को शुरू होने में अभी कुछ वक्त बचा हुआ है, लेकिन सवाल था कि संसद की कार्रवाई कैसे चलेगी, क्योंकि बजट सत्र के दौरान ही कोरोना की तीसरी लहर के पीक पर होने का दावा किया जा रहा है। इस वक्त देश में रोज 2.5 लाख से ज्यादा कोरोना संक्रमण के मरीज सामने आ रहे हैं। ऐसे में संसद सत्र में कुछ बदलाव देखने को मिलेंगे। तो क्या है बदलाव, देखते हैं इस रिपोर्ट में। 2 साल पहले संसद के बजट सत्र के दौरान ही देश में कोरोना महामारी ने दस्तक दी थी। उसके बाद से संसद का कोई भी सत्र अपने तय कार्यक्रम के अनुसार नहीं चल पाया। संसद की कार्रवाई हमेशा समय से पहले ही समाप्त कर दी गई। सत्र में भी अलग अलग व्यवस्थाएं देखी गई हैं। कभी लोकसभा और राज्यसभा साथ साथ चली
तो कभी सुबह राज्यसभा और दोपहर बाद लोकसभा की कार्रवाई हुई। इस बार भी कोरोना महामारी का असर बजट सत्र पर पड़ता दिख रहा है। बजट सत्र 31 जनवरी से शुरू हो रहा है। अगले दिन 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण केंद्रीय बजट पेश करेंगी। बजट सत्र के दौरान संसद में कोरोना प्रोटोकॉल इस बार भी लागू रहेगा। संसद के दोनों सदनों की बैठकों की टाइमिंग भी अलग अलग रखी गई है। बजट सत्र के पहले चरण के दौरान दोनों सदनों की बैठक अलग अलग समय पर 5-5 घंटे के लिए होगी। लोकसभा की बैठक 1 फरवरी को सुबह 11 बजे होगी और उस दिन आम बजट पेश किया जाएगा। 2 फरवरी से लोकसभा की कार्रवाई शाम 4 बजे से रात 9 बजे तक चलेगी। सुबह के समय राज्यसभा की कार्रवाई चलेगी। बजट सत्र का पहला चरण 11 फरवरी तक होना है, जबकि दूसरा चरण 14 मार्च से आरंभ होगा, जो 8 अप्रैल तक चलेगा। अगर इस दौरान कोरोना महामारी नियंत्रित हो जाती है तो दोनों सदन अलग अलग चलेंगे। लोकसभा की बैठक के दौरान दोनों सदनों के चैम्बर और दीर्घाओं का इस्तेमाल भी सदस्यों के बैठने के लिए किया जाएगा। इससे पहले 2020 के मॉनसून सत्र के दौरान भी दोनों सदनों की बैठक एक ही दिन में अलग अलग समय पर हुई थी। पिछले साल के बजट सत्र के पहले चरण के दौरान भी यही व्यवस्था थी, लेकिन बाद में मॉनसून सत्र और शीतकालीन सत्र के समय में लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई पहले की तरह सामान्य समय से आरंभ हुई। तो आज इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।